दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड लौटे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। पौड़ी में कहा कि इस बार उत्तराखंड को बजट में कई सौगातें मिली। राजनीतिक गलियारों में बढ़ी हलचल। देहरादून में राज्य कर कार्यालय में विशेष कार्यक्रम। बायोमेट्रिक आधारित प्रणाली का हुआ उद्घाटन। घोटालेबाजों पर नकेल कसना होगा आसान। हल्द्वानी रामनगर स्टेट हाईवे फिर हुआ बंद। चकलुआ में सड़क का बड़ा हिस्सा पानी के तेज बहाव में बहा। बंद हाईवे को जल्द चालू करने के दिशा निर्देश जारी। लक्सर में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। तेज गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश शुरू। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों के कर्मचारियों को अलर्ट किया। रुड़की में कांवड़ मेले में डाक कांवड़ हुई शुरू। पुलिस प्रशासन की अलर्ट। पुलिस आपको बता दें, हाईवे पर ड्रोन कैमरे से निगरानी जारी। हुड़दंगियों पर खास नजर। और लक्सर में ट्रेनों का संचालन अगले 7 दिन तक बंद। 22 ट्रेनें 6 अगस्त तक निरस्त। मुरादाबाद लखनऊ रेल मार्ग के रोजा स्टेशन यार्ड रिमॉडलिंग का काम तेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से अहम खबर सामने आ रही, जहां राज्य कर आपको बता दें कार्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ है। बायोमेट्रिक आधारित प्रणाली का ये उद्घाटन यहां पर किया गया है। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। वित्त सचिव विनोद कुमार सुमन भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें, घोटालेबाजों पर नकेल कसना अब आसान हो जाएगा। बीके सुमन के द्वारा ये बात कही गई है। बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने वाला उत्तराखंड चौथा राज्य बन गया है। पुडुचेरी, गुजरात, आंध्र प्रदेश में ये व्यवस्था पहले से ही लागू है और अब उत्तराखंड ये व्यवस्था लागू करने वाला चौथा राज्य देश में बन गया है। तो ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने वाला उत्तराखंड चौथा राज्य है। पुडुचेरी, गुजरात, आंध्र प्रदेश में ये व्यवस्था पहले से ही लागू है। आपको बता दें, राज्य कर कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देहरादून से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बायोमेट्रिक आधारित प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड चौथा ये राज्य है जो ये प्रणाली जिसने लागू की है। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। वित्त सचिव विनोद कुमार सुमन भी इस दौरान मौजूद रहे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लक्सर से अगली खबर है, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तेज गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश से शुरू हुई है। आपको बता दें, प्रशासन ने बाढ़ चौकियों के कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। भारी बारिश से गंगा का जल स्तर बढ़ने से लोग टेंशन में हैं। किसानों की फसलों को भी नुकसान की संभावना है। आज और कल यानी कि 31 जुलाई और 1 अगस्त को जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ने से टेंशन बढ़ी है लोगों की। किसानों की फसलों का नुकसान हो सकता है। आज और कल जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तेज गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई है। तो प्रशासन ने बाढ़ चौकियों के कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, भारी बारिश से गंगा का जल स्तर बढ़ने से लोगों में डर का माहौल है। किसानों की फसलों को भी नुकसान हो सकता है। राम गोपाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए लक्सर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम गोपाल, रेड अलर्ट जारी किया गया है बारिश का। कल यानी कि 1 अगस्त और 31 जुलाई को रेड अलर्ट जारी किया गया है। गड़गड़ाहट के साथ बारिश भी झमाझम शुरू हो चुकी है। क्या कुछ अहम अपडेट है अब तक? बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग ने चेतावनी पहले ही जारी कर दी है और खासकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर के साथ में देहरादून और पौड़ी जिले में जो भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने। और भविष्यवाणी कहीं ना कहीं मौसम विभाग की सटीक साबित हो भी रही है। देर शाम से ही, यानी कि जिस तरीके से कहा जा सकता है कि बारिश जो इस तरीके से शुरू हुई है और जो कहीं ना कहीं गंगा का जलस्तर है वो लगातार पहले से ही बढ़ता, क्योंकि पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है और जिसके कारण जो गंगा का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और ये देखा भी जा रहा है कि जिस तरीके से क्योंकि मैदानी इलाकों में पहाड़ का जो पानी है वो मैदानी इलाकों में पहुंचता है और
कि बालावाली से लेकर के उत्तर प्रदेश के राम साहेवाला तक जो गंगा नदी का जो तटबंध है वो क्षतिग्रस्त पड़ा है, जिसके यदि गंगा का जलस्तर और फ्लड तेजी के साथ में पहुंचा तो कहीं ना कहीं जो किसानों की हजारों बीघा हेक्टेयर कृषि भूमि है वो जलमग्न हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो बारिश जो है लगातार जारी है और जिस तरीके से देखा जाएगा तो पहाड़ों पर से जो बारिश कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी और यदि गंगा का जलस्तर बढ़ा तो कहीं ना कहीं किसानों की फसलों को नुकसान हो सकता है। जी रामगोपाल, अगर बात की जाए उत्तराखंड के लिए, बारिश जो है वो आफत बनकर इस सीजन में आ रही, क्योंकि उत्तराखंड जो तमाम भौगोलिक स्थिति इस तरीके की है, तमाम आपदाओं का सामना करता है उत्तराखंड। ऐसे में अब बारिश का जो रेड अलर्ट जारी किया गया है, कितनी बड़ी चुनौती है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, तमाम इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। किस तरीके के ये इंतजाम नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि लगातार बारिश पहाड़ों पे हो रही है और पहाड़ों पे बारिश के कारण लैंडस्लाइड भी कहीं ना कहीं पहाड़ों पर देखने को मिलते हैं। कहीं ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग के जो बाधित हो जाते हैं और उनको खोलने का काम भी प्रशासन करता है। लेकिन जिस तरीके से मैदानी क्षेत्र में जो बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और साथ में क्योंकि जो लक्सर तहसील प्रशासन है, देहात क्षेत्र के जो बाढ़ चौकियां जो बनाई गई है क्षेत्र में, खानपुर की बात हो या फिर लक्सर की बात हो, तमाम बाढ़ चौकियों के जो कर्मचारी है उनको अलर्ट रहने के निर्देश दिए। साथ ही जो यानी कि गंगा नदी के पास में जो खेती बाड़ी करने वाले जो किसान हैं उनको भी गंगा से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग ने अकेले हरिद्वार की नहीं, देहरादून और यानी कि जो उधम सिंह नगर है उनके साथ साथ में पौड़ी जिले में भी भारी बारिश का जो चेतावनी है कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने वो जारी की है। और इसी को देखते हुए इस तरीके की जो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से रामगोपाल, प्रशासन ने चाक चौबंद हालांकि व्यवस्थाएं कर रखी हैं और बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया रामगोपाल। तो आपको बता दें कि प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर कर दिया गया, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। भारी बारिश का जो रेड अलर्ट जारी किया गया उसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। मौसम विभाग द्वारा 31 जुलाई और 1 अगस्त को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर आपदा प्रबंधन के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि रेड अलर्ट को देखते हुए हमने सभी जिलाधिकारियों को तैयारियां बनाए रखने के लिए सूचित कर दिया है और मुख्यमंत्री ने आपदा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि कोई भी क्षति ना हो और अगर होती है तो उसे रोका जाए और क्षति होने के बाद राहत राशि का प्रबंध जल्द से जल्द किया जाए। अगर हो रही है तो कैसे उसको बचाया जाए लोगों को, और क्षति होने के बाद जो राहत राशि होती है, रेस्टोरेशन के काम है, उसको कैसे किया जाए। सभी कार्यों में मतलब त्वरित गति से कार्य करने के लिए सभी तरह की तैयारियां 31 जुलाई और 1 अगस्त को भारी से भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। रेड अलर्ट जारी किया है आईएमडी ने। हम लोगों ने सभी जिलाधिकारियों को इसके बारे में सूचित किया है, उनसे तैयार रहने को कहा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आपदा से निपटने के लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी की जाएं। तो सभी के द्वारा तैयारी की जा रही है। हम सभी लोग अपना लगातार काम कर रहे हैं इस दिशा में। हमारा प्रयास है कि जो क्षति होती है उसको कैसे रोका जाए, क्षति अगर हो रही है तो कैसे उसको बचाया जाए लोगों को, और क्षति होने के बाद जो राहत राशि होती है, रेस्टोरेशन के काम होते हैं, उसको कैसे किया जाए। सभी कार्यों में हम लोग त्वरित गति से कार्य कर रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कालाढूंगी के पास चकलुआ गांव में देहरादून हल्द्वानी स्टेट हाईवे की पुलिस स्टेट हाईवे की पुलिया आज सुबह एक बार फिर तेज बहाव में बह गई। पुलिया इससे पूर्व भी पहाड़ों में हो रही तेज बारिश के चलते आधी बह गई थी, जिस कारण से मार्ग में चलने वाले वाहनों का रूट बदल दिया गया था। परंतु कुछ समय बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलिया को सही कर यातायात सुचारू कर दिया गया था, लेकिन आज फिर से तेज बहाव के चलते पुलिया दूसरी बार बह गई। पूर्ण रूप से यातायात बंद होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे वाहनों को निकासी के लिए चकलुआ गांव के अंदरूनी रास्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं कालाढूंगी एसडीएम रेखा कोहली ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी को जल्द ही पुलिया को सही कर यातायात सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। कल रात जो चकलवा विद्रामपुर में हमारी पुलिया जो पूर्व में बनी थी, उसका जो एक पार्ट सेफ है, दूसरा पार्ट जो पुराना रह गया था, जो नवनिर्मित नहीं था, वो हमारा बहा है। पानी का बहुत ज़्यादा फ्लो उसमें से था, इस वजह से वो उसका सेकंड पार्ट बहा है। बाकी हमने पीडब्ल्यूडी वालों को निर्देशित कर दिया है कि इसको तुरंत पुनर्निर्माण करवा के और ट्रैफिक हमारा चालू करें।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत के मामले का संज्ञान लेकर उत्तराखंड सरकार ने भी कोचिंग सेंटर के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व आवास विकास आपको बता दें आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल के आदेश के बाद इन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इस तरह की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम के लिए जनपदवार कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित विभिन्न कोचिंग संस्थानों के सुरक्षा मापदंडों की जांच करेगी। कमेटी में समस्त विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को अध्यक्ष बनाया गया है। नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। जिला अग्निशमन अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित सदस्य अधिकारी को भी इसमें सदस्य बनाया गया है। ये जांच समिति 2 सप्ताह में आवास विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी। 6 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है, जिनमें कोचिंग संस्थानों की विधिवत निबंधन की स्थिति, सुरक्षा मानकों के अनुपालन की स्थिति, भवन निर्माण एवं विकास उप विधि के अनुपालन की स्थिति और फायर एग्जिट की व्यवस्था, साथ ही कोचिंग संस्थानों में प्रवेश एवं निकास की पर्याप्त व्यवस्था, आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपायों की भी व्यवस्था की बात कही गई है। अपर सचिव आवास अत्तर सिंह और MDDA के उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी को नियमों का पालन न करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और निश्चित रूप से पूरा देश उसको सोच के और हतप्रद भी है, चिंतित भी है, परेशान भी है, दुखी भी है। हमारे उत्तराखंड के अंदर भी कुछ प्रमुख शहरों में इस प्रकार के कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। हम निश्चित रूप से सरकार की ओर से उनका देखेंगे, उसको भी कहीं इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सरकार पूरी तौर पे इसके लिए गंभीर है। कहीं ऐसी घटना ना हो, उसके लिए हमारे अधिकारीगण उसमें अभी से लगे हैं। नहीं, देखिए, जहाँ भी छात्र पढ़ते हैं वहाँ पर एक न्यूनतम जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, और उसी को लेकर के जो यहाँ पर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उसमें सुविधाएं हैं कि नहीं, और छात्र किन परिस्थितियों में पढ़ाई कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी और माननीय आवास मंत्री जी के द्वारा भी निर्देशित किया गया है, जिसके तहत हम लोग देहरादून पुलिस के साथ मिल करके आज जो कोचिंग संस्थान है उसकी हम लोग चेकिंग करा रहे हैं। उसमें आपकी एंट्री एग्जिट, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनकी व्यवस्था, और किन जो जहाँ छात्र बैठते हैं, जहाँ रहते हैं, वो किस हालत में है, उसकी क्षमता कितनी है, सारे पहलुओं पर हम लोग एक संयुक्त अभियान चला करके जांच कर रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की से अगली खबर है, जहां आपको बता दें वड़मेले में अब डाक कांवड़ शुरू हो गई है। आपको बता दें वहीं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और डाक कांवड़ियों को मंगलोर बाईपास से निकाल रहे हैं। साथ ही हाईवे पर ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है ताकि कोई हुड़दंग न मचा सके। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन ने डीजे वाली बड़ी कांवड़ को पहले नारसन बॉर्डर से पार करवा दिया ताकि भागम भाग वाली डाक कांवड़ के दौरान कहीं जाम की स्थिति न हो। पुलिस प्रशासन भी लगातार कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में जुटा हुआ है। SP स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि कांवड़ में 400 CCTV कैमरे और ड्रोन कैमरों से कांवड़ यात्रा पर नजर रखी जा रही है ताकि अप्रिय घटना से तुरंत निपटा जा सके। ट्रैफिक की तरफ से 4 ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं और अन्य प्राइवेट वेंडर्स की तरफ से भी ड्रोन हायर किए गए हैं। लगभग सभी थाना क्षेत्रों में, कोतवालियों में ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सभी जगह पर इस ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल से, एडवांस तकनीक के इस्तेमाल से चीज़ों को बेहतर तरीके से संपादित कराया जा सके। सर, जो बड़े वाहन थे, डीजे वगैरह आप लोगों ने निकाल दिया, कितना सुगम, आपको कितना सरल लग रहा है कि भाई अब सिर्फ 2 पहिया वाहन ही आपको? उम्मीद करते हैं कि अब इसके बाद जो चुनौतियाँ होंगी उनसे भी हम उसी तरह पार पा सकेंगे जैसे अब तक पाते आए हैं। बात अगली हम खबर की करेंगे। कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। ऐसे में खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा के द्वारा हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों और सभी शिवालयों पर पुष्प वर्षा की गई। खानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा हर की पैड़ी के आसपास सभी शिवालयों पर पुष्प वर्षा करने के साथ हाईवे व कांवड़ पटरी पर आने जाने वाले शिव भक्तों और लक्सर स्थित जटाशंकर महादेव मंदिर पर भी पुष्प वर्षा की गई। जहां एक और अभी तक उमेश कुमार के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए ईद के समय में भी नमाजियों पर पुष्प वर्षा की गई थी, तो वहीं रविदास जयंती के अवसर पर भी उमेश कुमार के द्वारा हरिद्वार जिले के सभी रविदास मंदिरों पर पुष्प वर्षा करने का काम किया गया था। तो ऐसे में गत वर्ष भी उमेश कुमार शर्मा के द्वारा कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा करने का काम किया गया, तो वहीं इस बार भी उमेश कुमार के द्वारा हेलीकॉप्टर के
माध्यम से हर की पौड़ी स्थित सभी शिवालय, गंगनहर हाईवे स्थित आने जाने वाले शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करने के साथ लक्सर स्थित प्रसिद्ध जटाशंकर मंदिर पर भी पुष्प वर्षा की गई। उमेश कुमार का कहना है कि वह सर्व समाज को एक साथ लेकर चलते हैं और सभी धर्म का सम्मान करते हैं। तो उत्तराखंड की खबरों में एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद कुछ अहम खबरों के साथ वापस आएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का लक्सर से। अगली खबर है जहां लक्सर हाईवे संपर्क मार्गों पर लक्सर पुलिस द्वारा जहां ड्यूटी देकर यातायात और कांवड़ यात्रा को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं पुलिस द्वारा शिव भक्तों को खान पान, खाद्य सामग्री वितरित कर धर्म लाभ भी कमा रहे हैं ये पुलिसकर्मी, जिसकी सराहना अनेकों प्रदेशों से आ रहे कांवड़ियों के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि लक्सर से कुआंखेड़ा चेकपोस्ट और शिव चौक के पास पुलिस पिछले 3 दिनों से कांवड़ियों की खाद्य सामग्री वितरित कर सेवा कर रही है। इस क्रम में आज लक्सर पुलिसकर्मियों ने तीसरे दिन भी लक्सर में शिव भक्त कांवड़ियों के लिए शिविर लगाकर शीतल जल व फल वितरित किया। इस दौरान एसपी विमल आचार्य ने कहा कि प्रचंड गर्मी में हर किसी का हाल बेहाल नजर आ रहा है। कांवड़ियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, वह चिलचिलाती धूप में यात्रा कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें शीतल जल पिलाने से पुण्य मिलता है। उन्होंने कहा कि पुलिस कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ सेवा भाव के साथ कार्य कर रही है। हाँ, ये देखिए ड्यूटी के अलावा हमारा भी थोड़ा सोशल नॉर्म्स भी है, सामाजिक दायित्व भी हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। तो जहाँ तक संभव हो सकता है पुलिस द्वारा जो शिव भक्तों की, कांवड़ियों की सेवा करने का भी हम लोग उसका भी आनंद ले रहे हैं। व्यवस्था के साथ साथ मतलब लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ हम थोड़ा सब उनके लिए करने के लिए जो है ताकि उनकी सेवा की जा सके, इसके भी प्रयास कर रहे हैं। उसी का ये है कि यहाँ कोतवाली लक्सर की तरफ से अभी ये जो पेयजल एवं साथ में फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के जो वो किया जा रहा है कांवड़ियों को। अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर पौड़ी से है, जहां दिल्ली दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके लौटे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पौड़ी में कहा कि इस बार उत्तराखंड को बजट में कई सौगातें मिली है। इसी को लेकर वे पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताने दिल्ली गए थे। उनसे मुलाकात की कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के लिए 5,500 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी तरह से चारधाम यात्रा रूट पर हो रहे NHI के निर्माण कार्य के लिए अच्छा बजट दिया गया है। वहीं आपदा से लेकर जनजातीय गांव के विकास और एयर कनेक्टिविटी के लिए भी बजट दिया गया है, जिसके लिए वह पीएम का आभार जताने दिल्ली पहुंचे थे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जौली ग्रांट एयरपोर्ट की अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तौर पर भी अब विकसित किया जा रहा है। वहीं धन सिंह रावत की पीएम मोदी से हुई मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। कैबिनेट मंत्री ने चुप्पी साध रखी। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कल मेरी बैठक थी और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार बजट में भी उत्तराखंड के लिए लगभग 5,500 करोड़ रुपए रेल कनेक्टिविटी के लिए दिए, हमारी आपदा के लिए पैसा दिया है, चार धाम के जो हमारे NHI के काम हो रहे हैं उसके लिए पैसा दिया है और यहाँ एयर कनेक्टिविटी के लिए पैसा दिया है। अब एयरपोर्ट जो हमारा देहरादून का है वो अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। हमारे यहाँ जनमन योजना के तहत जो हमारे जनजाति गांव हैं उनके विकास के लिए पैसा दिया है, अनुसूचित जाति के गांवों के लिए विकसित करने के लिए वहाँ के लिए पैसा दिया है। स्वास्थ्य और शिक्षा में भी जितना रुपए हमने मांगा है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। नैनीताल के भीमताल ब्लॉक में एक देश एक चुनाव कराने और प्रधानों का कार्यकाल 2 साल और बढ़ाने की मांग को लेकर प्रधान संगठनों ने बेताल घाट व धारी ब्लॉक कार्यालयों पर तालाबंदी कर नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया है। बेताल घाट के प्रधान संगठन अध्यक्ष मनोज पडालिया और उपाध्यक्ष कन्नू गोस्वामी की अगुवाई में ब्लॉक कार्यालय में ताला लगाकर प्रभारी वीडियो विनोद कुमार को मांग पत्र सौंपा गया है। ब्लॉक प्रमुख हरीश बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार एक राज्य एक चुनाव का नारा दिया जा रहा है, उत्तराखंड राज्य में भी यह लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान 2 साल तक ग्राम सभा की बैठकें नहीं हो सकी, इससे विकास कार्यों में रोक सी लग गई। प्रधान संगठन ने कहा कि आगामी 3 अगस्त को पूरे प्रदेश के प्रधान संगठन मुख्यमंत्री से आग्रह यात्रा निकालेंगे।
पूरे उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा अपने अपने ब्लॉक मुख्यालयों पर तालाबंदी का आह्वान किया गया था, जिसके एवज में आज भीमताल ब्लॉक में भी यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने तालाबंदी की गई। और उनकी जो मुख्य मांग थी, उनकी मांग ये है कि कोविड के कारण उनका जो कार्य पूरा नहीं हो सका। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है कि एक देश एक चुनाव, तो उसी के तहत हमारे पंचायत प्रतिनिधियों का भी एक मांग है कि एक प्रदेश कम से कम एक चुनाव तो होना चाहिए। यहाँ के सारे लोगों की ये मांग है कि कम से कम हमारा चुनाव हरिद्वार के साथ किए जाएं, जिससे कि मोदी जी की अवधारणा पूर्ण हो सके। अब बात अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत का कहना है कि कोटद्वार भावर में जल्द ही एक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम बनने जा रहा है, जिसकी औपचारिकता पूरी कर ली गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए वीरेंद्र रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जिस मांग को लेकर उन्होंने सीएम से मुलाकात की है वह मांग जल्द ही पूरी होगी। करना भी था और इस पर हम लोगों ने बातचीत भी करी थी। एक इंडोर स्टेडियम की आवश्यकता पड़ रही थी भावर के इलाके में, क्योंकि एक बड़ा स्टेडियम यहाँ पर है हमको जानकारी, लेकिन बहुत दूर पड़ने के कारण भावर वासियों के, वहाँ के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी कि कहीं पे एक ऐसा इंडोर स्टेडियम होना चाहिए। तो वो लंबी मांग थी हमारी। मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब मैंने कही बात, तो उन्होंने इस बात को कहा है कि निश्चित रूप से आवश्यकता है और त्वरित उस पर कार्रवाई होने वाली, जिसपे कि हम लोगों ने पूर्व से ही कई बार कागजी कार्रवाइयाँ और ज़मीन उपलब्ध न होने के कारण काम रुक जाते हैं, तो वो लगभग उपलब्ध करवाने के बाद ही मैं वहाँ पे गया था एसडीएम और डीएम साहब से बातचीत करके, तो अब वो भी धरातल पर उतरने वाला है। ऐसे एक बहुत बड़ी समस्या जल भराव की हो रही है। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। फिलहाल आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का